हाँ तो दोस्तों, ये स्वामित्व के आधार पर यानी कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो आइए हम समझते हैं। हम 2 संसाधनों का डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन के बारे में डिस्कस किया जा चुका है। तो अब आइए हम जानते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन को इंग्लिश में नेशनल रिसोर्स कहते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ होता है कि किसी राष्ट्र के अंदर या किसी देश के अंदर मौजूद संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उसी चीज को किताबी भाषा में अगर देखना है ना, किताब में क्या लिखा है आइए जानते हैं। राष्ट्रीय संसाधन में कह रहा है कानूनी तौर पर देश राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार का वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर आम जनता के हित में कर सकती है। कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जिसमें किसी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, किसी देश के राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत जितने मौजूद संसाधन होते हैं उन संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और इस पर उस देश का वैधानिक हक है, यानी कि इन संसाधनों पर उस देश के सरकार की पूरा हक होती है। वो सरकार इन संसाधनों का उपयोग आम जनता के विकास में करती है। तो वैसे संसाधनों को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो परिभाषा है उन देशों के लिए ही सीमित है जो देश चारों ओर से स्थल सीमाओं से घिरे हुए हों, यानी कि जो स्थल से घिरे हुए हों उन देश के लिए ये परिभाषा मान्य है। लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। इस साइड देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी ये बहुत बड़ा महासागरीय क्षेत्र है। इसके बाद नीचे की तरफ देखा जाए दक्षिण के साइड में, तो दक्षिण के साइड में पड़ता है हिंद महासागर। और इसके पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में पड़ता है अरब सागर। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। तो इसके लिए जो राष्ट्रीय संसाधन का परिभाषा होगा वो कुछ अलग होगा। वो क्या हो सकता है? तो स्थलीय सीमा रेखा के लिए वो तो मान्य है कि ये देश की जितनी सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर, देश की जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर जो संसाधन पाए जाएंगे उसे राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। लेकिन बात रहा कि महासागरीय क्षेत्र में जो समुद्री क्षेत्र है, जो महासागरीय क्षेत्र है, इन महासागरीय क्षेत्र में अब इनको कैसे परिभाषित करेंगे? तो महासागरीय क्षेत्र में यानी कि जो समुद्र वाला इलाका है, क्योंकि समुद्र जो है बेशकीमती चीजों का खजाना है। समुद्र में मछलियाँ, हीरे, जवाहरात या विभिन्न प्रकार की बेशकीमती पत्थरें पाई जाती है। समुद्र से गोताखोरी करके निकली जाती है। तो समुद्र भी ना बेशकीमती संसाधनों का खजाना है। तो इसीलिए समुद्री क्षेत्र में एक नियम लगाया गया है कि कोई भी देश, जो देश समुद्री तटरेखों से या समुद्र से जुड़ा हुआ हो, उन देश में 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, यानी कि उनके तट रेखा से, ये आप समझ सकते हैं कि ये भारत का तट रेखा है और भारत के तट रेखा से लगभग 200 किलोमीटर तक का दूर जो महासागरीय क्षेत्र है, यानी कि 200 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक हमारे देश के तट रेखा से, यानी कि देश की सीमाएं जहां खत्म होती है और जहां से समुद्र का विस्तार मिलता है, तो समुद्री इलाका में यानी कि समुद्री क्षेत्रों में लगभग 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र, जो क्षेत्र 200 किलोमीटर के अंदर में आते हैं, ये सभी क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधन भारत की राष्ट्रीय संसाधन होगी। बात समझ में आया? यानी कहने का मतलब ये है कि भारत के जो तटीय इलाका है, तटीय रेखा है ना, जो तट है, उस तट से महासागरीय क्षेत्र में, समुद्र में लगभग 200 किलोमीटर के अंदर जितनी मछलियां पाई जाएगी, जितने आभूषण मिलेंगे, जितने जवाहरात निकाले जाते हैं उस समुद्र से, तो इन समुद्र से जो बेशकीमती चीजें निकालते हैं वे सभी बेशकीमती वस्तुएं वो सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगी। लेकिन ये 200 किलोमीटर के दायरा जब पार करेंगे तो इन क्षेत्रों में
जो संसाधन पाई जाएगी वो राष्ट्रीय संसाधन नहीं होगी, वो होगी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कैसे संसाधन होंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बात समझ में आ गया? तो देखिए, राष्ट्रीय संसाधन का परिभाषा समझ लीजिए कि राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन है जो किसी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, किसी देश के सीमाओं के अंतर्गत जो संसाधन मौजूद होती है, लेकिन जो देश महासागरों से संपर्क करता है, जो देश समुद्र से जुड़ा हुआ है, उस समुद्री क्षेत्रों में लगभग 200 किलोमीटर तक का क्षेत्र के अंदर जो संसाधन पाई जाएगी, उन सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है और ऐसे संसाधन को हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र में न आता हो, तो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जो संसाधन पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और ऐसे संसाधन को जो कंट्रोल करता है वो संयुक्त राष्ट्र संस्था यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा इन संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो कैसा क्षेत्र होगा? तो हम अभी बताएं कि किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वही सिर्फ राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगी, लेकिन जो क्षेत्र 200 किलोमीटर के दायरा से बाहर हो, यानी कि आप समझ सकते हैं ये वाला क्षेत्र, जो क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन के दायरा से बाहर आएगा, उन क्षेत्रों में जो संसाधन पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इंटरनेशनल रिसोर्सेस। यानी कि किसी देश के, यानी कहने का मतलब क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इंटरनेशनल रिसोर्स किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, जिस पर किसी देश का हक नहीं होता है, कि इस देश का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, उसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पर दिया गया है जो चीज हम अभी बताएं उसी का परिभाषा में दिया गया है कि ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत आता है। आप समझ सकते हैं इस परिभाषा को कि वैसे संसाधन जिसकी नियंत्रण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, और ऐसे संसाधन जो है 200 किलोमीटर के अंदर, ये 200 किलोमीटर के अंदर के बाद जो क्षेत्र पड़ता है ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो यहीं पर दिया गया है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंतर्गत जो संसाधन पाई जाएगी उसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन, लेकिन 200 किलोमीटर के बाहर जो खुला क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो संसाधनें पाई जाएगी उसे हम कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो एक बार बढ़िया से अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का परिभाषा समझ लीजिए दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा की जाती है, और ये तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर, ना 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र जिसमें संसाधन पाए जाते हैं, जिस पर कोई देश का हक नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है, वैसे संसाधन को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के स्तर पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर यानी कि इसके डेवलपमेंट के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि ये संसाधन जो 4 प्रकार के होते हैं उनमें से पहला क्या है। ठीक है, तो पहला है संभावित संसाधन। पहला है संभावित संसाधन। ठीक है, संभावित संसाधन का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में विकसित होने की संभावना रहती है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज जिनका उत्खनन अधिक गहराई होने के कारण दुर्गम और महंगा है। इसी प्रकार राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा का असीम संभावना है, परंतु अभी तक इसका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। कहने का मतलब है दोस्तों
वैसे संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं जो किसी क्षेत्र में मौजूद होने की संभावना तो रहती है लेकिन उसका अभी तक विकास नहीं हुआ है या उसको रिसर्च करके छोड़ दिया गया है, वो महंगा होने की वजह से या उसको निकालना दुर्गम होने की वजह से इन संसाधनों को छोड़ दिया गया है। जैसे हिमालय क्षेत्र में जो खनिज पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में जो मौजूद खनिज है वो बहुत गहराइयों में है और गहराइयों में से जब खनिज को निकालेंगे तो उसको निकालने की जो लागत होगी, जो खर्च होगी, वो खर्च अधिक होने की वजह से इन संसाधनों को अभी उपयोग नहीं किया गया है ना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा का असीम संभावना है। कहने का मतलब है कि राजस्थान और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर हवाएं हमेशा चलती रहती हैं और इन हवाओं से ही जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसी को हम बोलते हैं पवन ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो है एक संभावी ऊर्जा है, लेकिन आज के समय में पवन ऊर्जा एक विकसित ऊर्जा या एक विकसित संसाधन का रूप धारण कर लिया है, क्योंकि जो राजस्थान है, जो गुजरात है, वहाँ पर अधिक मात्रा में पवन चक्की लगाए गए हैं और उन पवन चक्की के माध्यम से जो हवाएं चलती है उन हवाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न किए जाते हैं। तो संभावित संसाधन का मतलब वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद रहने की संभावना रहती है, जिसे महंगा होने की वजह से या दुर्गम होने के कारण इन संसाधनों का अभी उपयोग नहीं किया गया है। इसी के वजह से इसका उपयोग आने वाले समय में किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधनों को हम बोलते हैं संभावित संसाधन। ठीक है, इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान में अधिक मात्रा में पवन चक्की को लगाकर पवन ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है गुजरात के भुज में, यानी कि भुज जो है गुजरात का एक फेमस शहर है जहाँ पर भूकंप आई थी। ठीक है, तो देखिए गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। सोचिए कि ये संभावित संसाधन जो संभावना व्यक्त करती है, जो अभी संसाधन विकसित नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या आप जानते हैं, उसी बात को ये जिक्र कर दिया है कि आप जानिए कि गुजरात के भुज जो शहर है, उस भुज शहर में अधिक पैमाने पर सौर ऊर्जा लगाए जा रहे हैं, यानी कि सौर ऊर्जा के सोलर पैनल बिछाए जा रहे हैं, सोलर प्लेट बिछाया जा रहा है, जिसकी वजह से सूर्य की गर्मी से ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अधिकतर अभी फिलहाल में संभावनाएं, जो संभावनाओं के रूप में था, वो आज के डेट में विकसित रूप में देखने को मिल रहा है। जो गुजरात में भुज शहर में अधिक मात्रा में सोलर पैनल बिछ रहे हैं और इन सूर्य की गर्मी से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं नेक्स्ट है विकसित संसाधन। देखिए ये संभावित संसाधन, संभावित का मतलब जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद रहने की संभावना है, यानी कि मौजूद रहती है, लेकिन वो महंगे होने की वजह से उनको निकालने या निष्कर्षण में जो खर्च आती है, जो लागत आती है, वो महंगे होने की वजह से उनको अभी लगाया नहीं गया है, उनको विकसित नहीं किया गया है, उसी को हम बोलते हैं संभावित संसाधन। या ऐसे भी कह सकते हैं वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में, वैसे संसाधनों को जिसको विकसित किए जाने की संभावना रहती है, जो किसी क्षेत्र में विकसित हो सकते हो, उसी को हम बोलते हैं संभावित संसाधन। अब आइए जानते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में सर्वेक्षण उपरांत उनके मात्रा और उनकी गुणवत्ता को निश्चित कर दिया जाता है और किसी क्षेत्र में विकसित रूप में पाया जाता है, यानी कि वो उसको खोज भी कर दिया गया है और रिसर्च भी किया जा चुका हो ना, और जिसकी मात्रा और गुणवत्ता की पता लगाई जा चुकी हो। ठीक है, तो वैसे संसाधन को हम बोलते हैं विकसित संसाधन, डेवलपमेंट रिसोर्स। विकसित संसाधन का मतलब होता है वैसे संसाधन जिनको सर्वेक्षण उपरांत उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित किया जा चुका हो। ठीक है, और इसको उपयोग में लाया जा चुका हो। विकसित संसाधन जिनकी आज उपयोग किया जा रहा है उसको हम क्या कह सकते हैं, विकसित संसाधन, जो सर्वेक्षण के उपरांत ना किसी क्षेत्र में मौजूद होने की
एकदम 100% संभावना रहती है, वो मौजूद रहता ही रहता है ना। उनकी मात्रा और गुणवत्ता मौजूद रहेगी तभी तो निर्धारित कर सकते हैं। यानी कि इनकी मात्रा और जो गुणवत्ता होती है, जो ये कितना मात्रा में कितने टन है, ये सब मतलब निर्धारित कर लिया जाता है कि वहाँ पर जो खनिज मिल रहा है किसी क्षेत्र में वो कितना टन खनिज है ना, कितना किलो टन है। तो जिनकी मात्रा या गुणवत्ता निर्धारित की जा चुकी हो, जिसको रिसर्च किया जा चुका हो ना, जिससे निकाला भी जा चुका हो, उसको हम क्या कहते हैं? विकसित संसाधन। तो अब आइए भंडारण संसाधन। देखिए भंडारण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एकत्रित रखना, भंडारित करके रखना, ठीक है। तो भंडारण संसाधन का मतलब होता है वैसे संसाधन जो भंडारित रूप में मिलते हैं, यानी कि जिनको भंडारित करके किसी पात्र में, किसी बर्तन में स्टोर करके रखते हो ना, उसे ही हम भंडारण संसाधन कह सकते हैं, जो भंडारित करके रखा जाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर उसका परिभाषा दिया गया है कि वैसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, उपयोग हेतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है, इसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम संभावनाएं छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में हम इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते। देखिए ये भंडारण संसाधन का मतलब क्या होता है? वैसे संसाधन जिसको आज के समय में भंडारित रूप में दिखाया जाता है, यानी कि उसको भंडारित करके किसी पात्र में स्टॉक करके रखते हैं। लेकिन सोचिए उनमें जो भंडारित संसाधन मिलते हैं, उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी जो है वो उच्च तकनीकों का उच्च विकास नहीं होने की वजह से, जैसे कि यहाँ पर इसका एक उदाहरण दिया है जल। जल क्या होता है? CO2। जल क्या होता है? H2O। जल में क्या होता है? हाइड्रोजन 2 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है? 1। यानी कि इसे अगर सोचिए कि जल को गर्म किया जाए तो जल को गर्म करने के बाद ये वियोजित होकर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारे लिए उपयोगी है, हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन जो है एक मस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन भी मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जल को ना, अगर सोचिए हमारे पास टेक्नोलॉजी का आधुनिक विकास हो, अगर तकनीक जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर तकनीकों का उन्नत विकास हो, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन को तोड़कर दो गैस प्राप्त कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाला गैस है, तो इनको हम ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऊर्जा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन हमारे लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी जो जल को वियोजित करने का, यानी कि 2 भागों में तोड़ने का, ऑक्सीजन अलग करने का, हाइड्रोजन अलग करने का कोई खास तकनीक नहीं आया है, कोई खास टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया है। इसी के वजह से आज हम जल को भंडारित करके रखते हैं, ठीक है। अगर सोचिए कि आने वाले भविष्य में इस जल को 2 भागों में तोड़ा जा सके, यानी कि ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सके, हाइड्रोजन प्राप्त किया जा सके और कम खर्च में ही प्राप्त किया जा सके, तो हमारे लिए वो एक बहुत बेहतरीन संसाधन हो सकता है। तो जो जल है वो किस संसाधन का उदाहरण है? भंडारित संसाधन का, ठीक है। तो भंडार संसाधन किसको बोलते हैं? तो वैसे संसाधन जो भंडारित रूपों में मिलते हैं, जिनको किसी बर्तन में, किसी पात्र में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। इसका सबसे फेमस उदाहरण है जल। और जल में 2 एलिमेंट्स मिले होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर सोचिए कि जल को वियोजित करने को, अलग करने, जल के तत्वों को अलग करने का अगर कोई खास तकनीक आ जाए तो, और कम खर्च में आ जाए, कि कम खर्च में इन तत्वों को, यानी कि इन गैसों को, हाइड्रोजन गैसों को और ऑक्सीजन गैसों को अलग अलग किया जा सके, तो तकनीक हमारे लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, एक प्रकार का ऊर्जा भी है, ठीक है। अब आइए संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन का मतलब होता है कि ये भी भंडारण का ही एक रूप है। इसको भी संचित करके, यानी कि इसको एकत्रित करके रखा जाता है। किस लिए? कि आने वाले भविष्य में ना, ये जो संसाधन है ये भी संचित कोश का मतलब कि इसको भी भंडारित करके रखा जाता है। लेकिन हमारे पास कोई खास तकनीक नहीं होने की वजह से हम उनको स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है। उनसे बहुत सारा नए नए संसाधनों को विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि संचित कोश संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडारण संसाधन का ही एक अंश है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग नहीं हुआ है या भविष्य में
भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में प्रयुक्त हो सकता है और वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि देखिए, जंगलों में बहुत सारे ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, जंगलों में बहुत सारे ऐसी पत्तियाँ पाई जाती है जिन्हें, या पेड़ पौधों में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन उसका सही तकनीक निकालने का सही तकनीक नहीं मालूम होने की वजह से वो अभी हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो सोचिए कि संचित कोश संसाधन भी भंडार संसाधन का ही एक रूप है, लेकिन ये इसलिए इसको संचित करके रखा जाता है, इसको एकत्रित करके रखा जाता है क्योंकि आने वाला भविष्य में इसको नए नए संसाधनों के रूप में परिणित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि जल को बांध बनाकर जल को एकत्रित क्यों करते हैं, क्योंकि बांध बनाकर जो जल एकत्रित किए जाते हैं उन जलों के माध्यम से या उन जलों का उपयोग करके हम पन बिजली, यानी ये कह सकते हैं जल विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। पन बिजली यानी कि वाटर से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसी को हम बोलते हैं जल विद्युत। तो जल विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है और ये भविष्य की बात है। और आज के समय बता दें, अभी जो करंट समय चल रहा है, आज के समय में नदी के ऊपर बांधों को बनाकर अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न किया जा रहा है, पर बिजली उत्पन्न किया जा रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो संचित कोश संसाधन है आज के समय में एक विकसित संसाधन के रूप में डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि आज के समय में जितने भी नदियों पर बांध बनाया गया है वो सब नदियों के ऊपर हाइड्रो पावर प्लांट बैठाए गए हैं। हाइड्रो पावर प्लांट का मतलब, हाइड्रो मीन्स होता है जल, और पावर प्लांट का मतलब कि यह कैसे प्लांट होते हैं जिसके जरिए जो जल गिरती है ऊंचाइयों से तो उन जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जल की गतिमान जल से ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। जो गतिशील जल है, जो धाराओं के साथ बहने वाली जल है, उसको टरबाइन के माध्यम से ना बिजली उत्पन्न किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं जल विद्युत। ये पहले एक संचित कोश संसाधन का रूप था, लेकिन आज के समय में एक विकसित संसाधन का रूप है। कौन? तो जल का मतलब संचय करना या जल को संचित करना। आइए दोस्तों, हम जानते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधनों को सही ढंग से उपयोग या उनके सर्वेक्षण में ना उनके संरक्षण में, कह सकते हैं कि संसाधनों के वह प्रक्रिया या वह तकनीक ना, या कह सकते हैं कि वैसे प्रक्रिया को हम संसाधन नियोजन कहते हैं जिसके जरिए संसाधनों को नष्ट होने से, बेकार होने से रोकते हैं, और संसाधनों का समुचित और सही ढंग से इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है ना। इसी को बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि एक ऐसा प्लान जिसके जरिए ना संसाधनों को समुचित उपयोग करते हैं, उसका दुरुपयोग ना हो। क्योंकि जो देश संसाधनों का समुचित उपयोग करता है वो देश आज संपन्न है, आज विकसित अवस्था में है। लेकिन जो देश संसाधनों का दुरुपयोग करता है, जैसे देखिए, अगर मान लेते सोचिए कि आज के समय में जो जल है, जल का बहुत सारा दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। जल का दुरुपयोग होने की वजह से जल की आने वाला भविष्य में जल की कमी हो सकती है। इसलिए कहने का मतलब यह है कि संसाधन नियोजन का मतलब होता है कि संसाधनों को विवेकपूर्ण ढंग से या सही ढंग से इस्तेमाल ना, ताकि वो जो संसाधन दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग होने से बच जाए और भविष्य के लोग भी इन संसाधनों का इस्तेमाल कर सकें। तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं संसाधन नियोजन, ठीक है। संसाधनों को नियोजित करने के लिए, संसाधनों को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए महात्मा गांधी ने यही बात कहे थे ना। महात्मा गांधी क्या कहे थे संसाधनों के बारे में कि देखिए, इंसान जो है एक ऐसा प्राणी है जो आज के लिए नहीं भविष्य के बारे में भी सोचता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब वो पेटी भरने का काम करता है ना। इंसान जो है संसाधनों को संग्रह करता है, और कोई ऐसा समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है, वो गरीब लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो संसाधनों में संपन्न है, ठीक है। किसी के पास खेत है, किसी के पास खेत नहीं है ना। यानी कि यहाँ पर हमारे भारत देश में संसाधनों का असमान वितरण है, यानी कि यहाँ पर कोई लोग बहुत अमीर है तो बहुत गरीब है। तो इसलिए महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, उनका बात जो है, उनका विचार प्रासंगिक है। ये बात कहे थे, क्या कहे थे? तो इन्होंने बोला था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, हम किसी भी चीज़ से ना, जो खदान चीज़ें हैं, जो अगर प्रकृति को खुला छोड़ दिया जाए
इंसान भोजनों को संग्रह ना करे तो सोचिए हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यानी कि महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इंसान की यही प्रवृत्ति, जो पेटी भरने की प्रवृत्ति है, यही हमारे देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। इसीलिए ना हमें जब समाज में जितने भी गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ने में, उनको आगे विकसित होने में हमें मतलब उनको हेल्प करना चाहिए, उनको मदद करना चाहिए। क्योंकि हमारा समाज जो है, एक समाज में जो संसाधनों का वितरण है वो एक असमान प्रवृत्ति से किया गया है। यानी कि यहाँ पर कोई लोग गरीब है तो कोई ज़्यादा गरीब है और कोई अमीर है तो कोई ज़्यादा अमीर है, समझिए ऐसे करके। यानी कि हमारे समाज में भी विभिन्नता है, आर्थिक मतों के आधार पर भी समाज में विभिन्नताएं हैं। तो इसी प्रसंग में महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। पेटी भरने की जो प्रवृत्ति है वही इंसान को ना लोभी या हिंसक बनाती है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो महात्मा गांधी का एक विचार ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ अभियान। प्यारे दोस्तों, नर्मदा बचाओ अभियान क्या है? तो एक अभियान चलाया गया किसके माध्यम से? मेघा पाटेकर के माध्यम से। मेघा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान चलाई थी। नर्मदा जो है भारत की एक नदी के नाम है और नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध बनाकर ना जो समाज में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के जो जीवन है, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो गई। लोग जो नर्मदा नदी के आसपास रहने वाले लोग थे वो लोग अपने गांव और अपने बस्ती को छोड़कर जाना शुरू कर दिए, क्योंकि बांध बनाने के वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर दिन पर दिन बढ़ रहा था और बढ़ने की वजह से उन लोगों के गांव में, उन लोगों के शहरों में ना हर साल बाढ़ की समस्याओं से झेलना पड़ रहा था। इसी के वजह से जो लोग नर्मदा नदी के आसपास रहते थे उन्हें पलायन करने पर मजबूर कर दिया गया, बांध बनाकर, नर्मदा नदी पर बांध बनाकर। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर जो बांध बनाए गए थे जिससे लोग अपने जो निवास स्थान है उसको छोड़कर एक स्थानों से दूसरे स्थान जा रहे थे। तो इन प्रवृत्ति को रोकने के लिए मेघा पाटेकर ने एक आंदोलन चलाई थी जिस आंदोलन का नाम है नर्मदा बचाओ अभियान। और देखिए दोस्तों, एक और प्रयास है जिन प्रयास को संदीप पांडे ने किया था और ये है बारसा जल संचय। बारसा जल संचय कहिए चाहे बारसा जल संग्रह कहिए, बारसा जल संग्रह के क्षेत्र में सबसे पहला जोर जो है मुख्य रूप से किसने दिया था? संदीप पांडे ने। संदीप पांडे ने हमारे देश में जितने लोग प्यासे मरते हैं, जैसे राजस्थान में कुछ ऐसा इलाका है जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तो उन इलाकों में संदीप पांडे ने एक तरीका बताया कि वर्षा जल को स्टॉक करके, वर्षा जल को सेव करके, बचाकर या संग्रह करके हम उन समस्याओं से निपट सकते हैं, निबर सकते हैं ना। तो जो संदीप पांडे थे वो क्या शुरू किए थे? वर्षा जल संचय। वर्षा जल संचय कहिए चाहे वर्षा जल संग्रह कहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए जानते हैं। और सतत विकास। सतत विकास क्या है इस चीज को समझ लीजिए। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सतत मतलब होता है हमेशा, और विकास का मतलब विकास, यानी कहने का मतलब है कि वह विकास जो हमेशा जारी रहे। बात समझ में? यानी कि वह विकास जो हमेशा जारी रह सके। यानी कहने का मतलब है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान के लोगों के विकास में सहायक के साथ साथ जो भावी पीढ़ी है, जो भविष्य की पीढ़ी है, जो इस धरती पर आएगी, उनके भी विकास में सहायक होती है। तो विकास की ऐसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वैसा विकास जो वर्तमान के पीढ़ी को भी विकसित करती है और जो आने वाले भविष्य के जो लोग हैं उनके भी विकास में सहायक होती है, उसी को हम बोलते हैं सतत विकास। और प्यारे दोस्तों, सतत विकास के माध्यम से ही सरकार जो है आज के समय में जितने ईंधन निकाले जा रहे हैं समुद्र से या धरती के नीचे से, जैसे पेट्रोलियम, कोयला ना, ये जो ईंधन है जो आज के वर्तमान पीढ़ी इस्तेमाल कर रही है, ऐसा
माना जा रहा है कि जो ये उपयोग कर रहे हैं, अगर उपयोग करते रहें तो आने वाले कुछ दशकों में, आने वाले कुछ सालों में ये पेट्रोलियम और कोयला जैसे संसाधन खत्म हो जाएंगे, धरती से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो जो भावी पीढ़ी है वो भावी पीढ़ी इन संसाधनों का लाभ नहीं उठा पाएगी। इसलिए सरकार जो है सतत विकास के माध्यम से उन संसाधनों को, यानी कि ईंधनों को, जो पेट्रोलियम है, जो कोयले हैं, इन कोयले और पेट्रोलियम को सेव करके सुरक्षित करके रख रही है, ताकि जो भविष्य के आने वाले लोग हैं, जो भविष्य के आने वाला जो पीढ़ी है, उनके भी विकास में इस संसाधन कहीं ना कहीं और रोल अदा करे, ये कहीं ना कहीं उनको हेल्प करे, मदद करे, ताकि आने वाले भविष्य की पीढ़ी भी अपने समय में विकास कर सके, विकास के ऊंचे शिखर को पा सके। इसी अवधारणा को, इसी विकास की क्रिया को हम सतत विकास के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कुछ। यहाँ पर कुछ प्रयास किए गए हैं धरती को बचाने के लिए, क्योंकि धरती जब बचेगी तो धरती से बहुत सारे संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, और धरती को जब सेव करेंगे, इसी के वजह से सब संसाधन भी सुरक्षित रहेंगे। तो धरती, इसी के वजह से इसका नाम रखा गया है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, कब हुआ था, आइए हम जानते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से लेकर 14 जून तक, यानी कि 3 तारीख से शुरू हुआ था और 14 जून को अंत हुआ था। और कब? 1992 में 3 से 14 जून तक ये आंदोलन चला, ये सम्मेलन चला ना, सम्मेलन है, आंदोलन नहीं, सम्मेलन चला, ठीक है। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है उनका आयोजन 3 जून से लेकर 14 जून के बीच हुआ, यानी कि इतने दिनों के अंतराल में ये सम्मेलन चला। और ये कब चला? 1992 में, 1992 रियो डी जेनेरो में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो, ठीक है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, ठीक है। इसमें पूरा विश्व के ना विकसित या विकासशील, जो विकास कर रहे हैं, विकसित और विकासशील का मतलब होता है कि वैसे देश जो अभी विकास के राह पकड़े हुए हैं, विकास की राह पर अग्रसर हैं। तो विकासशील देश और विकसित से देश के लगभग 178 लोग, यानी कि उन राष्ट्र के जो राष्ट्र अध्यक्ष है, 178 राष्ट्र अध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग लिए थे। किस सम्मेलन में? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, ठीक है। और इस सम्मेलन में क्या कहा गया कि इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान दिन पर दिन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने की बात कही गई। वन संरक्षण, पेड़ पौधों की जो कटाई हो रही है, जो पेड़ पौधे दिन पर दिन तहस नहस हो रहे हैं, उनके संरक्षण पर भी जोर दिया गया। जैव विविधता, यानी कि दिन पर दिन जो जीव जंतुओं को हम काला बाजारी करके बेच रहे हैं, उनको हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनके संरक्षण पर भी इस आंदोलन में जोर दिया गया ना। मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, ठीक है। कार्यक्रम 21 में के बारे में भी कुछ है ना, और इसमें रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। कहने का मतलब है कि इस आंदोलन में, इस सम्मेलन में किन के ऊपर बात किया गया? ग्लोबल वार्मिंग पर, जिससे देश की या पूरे धरती का जिस तरीके से धरती का सतही तापमान बढ़ रहा है, उसी घटना को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग घटना को कंट्रोल करने के बारे में बात कही गई, वन संरक्षण के बारे में भी बात कही गई, और किसके बारे में? जैव विविधता के बारे में भी, इन जैव विविधता के विषय पर भी इस सम्मेलन में चर्चा की गई, ठीक है। तो ये सम्मेलन कब हुआ था? 3 से 14 जून के बीच हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में, ठीक है। और इस सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर बात किया गया? ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण और जैव विविधता आदि मुद्दों पर बात किया गया, ठीक है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है, इसके बाद और जो फेमस है वो यहाँ है, ठीक है। कुछ सम्मेलन जो फेमस सम्मेलन है उसके बारे में जानते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है, क्योटो सम्मेलन क्या है? हम बता दें कि क्योटो सम्मेलन क्योटो जो है जापान का एक प्रमुख शहर है। क्योटो कहाँ का एक प्रमुख शहर है? जापान का। क्योटो सम्मेलन जो है यहाँ पर दिया गया है। क्योटो सम्मेलन कब स्थापित? दिसंबर 1997 में
क्योटो सम्मेलन हुआ था, ठीक है। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था और इसमें भी ना, इस सम्मेलन में भी क्या किया, पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए, ठीक है, जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 159 देशों ने या देश के लोगों ने भाग लिया या राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया। और इसमें 6 गैस CO2, मीथेन, N2O ना, HFC, फ्लोरोकार्बन ना, और फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सब गैस, जो गैस देखिए, ये जो 6 गैस है, ये 6 गैस ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है कि वैसे गैस जो सूर्य के तापमान को, सूर्य की गर्मी को अवशोषित करने काम करते हैं, या जो सूर्य की किरणें धरती पर आती है और वो परावर्तन के द्वारा वो जब ऊपर जाने के प्रयास करती है, तो यही गैसें जो होती है, CO2 गैस, मीथेन गैस, N2O, HFC, फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, ये सब जो गैस है, ये गैस उन किरणों को जो वापस लौटने का प्रयास करती है, उन किरणों को पुनः धरती की तरफ मुड़ने काम करती है। अर्थात अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो कहने का मतलब है कि ये गैस सूर्य के गर्मी को अवशोषित करके धरती के सतही तापमान और वायुमंडल के तापमानों को बढ़ा रहे हैं, जिसके वजह से पृथ्वी जो है दिन पर दिन गर्म हो रही है। और गर्म होने के वजह से पृथ्वी के साउथ पोल पर जो बर्फ के चट्टान पाए जाते हैं, वो बर्फ के चट्टान दिन पर दिन पिघल रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, ये दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। सोचिए कि अगर बर्फ पिघलता रहे तो साउथ पोल पर इतने बर्फ की चट्टानें हैं, इतने ग्लेशियर हैं कि वो ग्लेशियर पिघल जाने की वजह से पूरा दुनिया हमेशा के लिए समुद्र के गर्तों में समा जाएगी, यानी कि हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएगी धरती, समझिए। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है इस दुनिया के लिए, इस मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा पर्यावरणीय समस्या है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये है क्योटो सम्मेलन, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, इसका आयोजन 10 वर्षों के बाद किया गया, 6 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 में ना जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार की गई। कहने का मतलब है कि वो जो देश है, उन देशों में 150 जो धारा है, वो धाराओं जो 150 धारा तैयार किया गया था, उनको इसमें लागू किया गया ना। और इसका मेन मकसद क्या है, तो इस सम्मेलन का मेन मकसद है कि पर्यावरण में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं को रोकने के लिए ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अगस्त से लेकर 26 अगस्त को ये शुरू हुई थी और 4 अगस्त 2002 को ये खत्म हो गई थी, ठीक है। और इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के लगभग 2000, सबसे अधिक, देखिए इस सम्मेलन में, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के लगभग 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। विश्व में 208 गो देश है ना, और 208 देशों के लगभग कितने प्रतिनिधि? 2000 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लिए। तो इतना ही संसाधन का ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।